नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष के टॉपिक लोकतंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र, जिसे हम शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, ऐसी संज्ञा दी जाती है कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। जो शासन ठीक प्रकार से चले वही श्रेष्ठ शासन है, ऐसा अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। तो जैसा कि हम देखें कि लोकतंत्र की परिभाषा पर अगर हम जाएं तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा कि पर्यायवाची शब्द जो इसका है वो डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीक शब्द विधान डेमोस से बना है और डेमोस प्लस क्रेटिया, तात्पर्य है शासन की शक्ति। यानी इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। यहाँ देखिए दो बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो पहली बात कि शासन का तरीका क्या है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से जनता के हित में जो शासन किया जाता है वो लोकतंत्र कहलाता है। फिर एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से लिया जाता था, लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो परिभाषा दी, जो कि हम सब लोग उसको जानते भी हैं, सर्वप्रसिद्ध भी है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, वह लोकतंत्र है। इस परिभाषा में ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि शासन में जनता का शासन है, दूसरा जनता के लिए ही किया जा रहा है और जनता के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए इस शासन को हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र। तो अगर हम इसकी परिभाषाओं पर नज़र डालें तो भिन्न भिन्न अर्थों में इसकी परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिनमें से हम मुख्य रूप से माने तो हम तीन विशेषताएं हम मान सकते हैं जो इसकी परिभाषा में निहित होती हैं। पहली है जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है। इस प्रकार शासन का आधार देवीय न होकर लौकिक होता है। अब यहाँ आपको एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, लौकिक। लौकिक का मतलब होता है संसार जगत में रहते हुए जो कार्य किए जाते हैं वो लौकिक कार्य कहलाते हैं। दूसरा है जनता के हितों का रक्षण। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य के रूप में नहीं। यानी जनता को हितों का रक्षण, जनता के जो भी वेलफेयर के कार्य हैं उन सब कार्यों को करने का दायित्व लोकतंत्र में शासन को है। तीसरी जो विशेषता है वो है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता है तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो भी शासन है, जो भी सरकार है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर वो अपने कार्यों को और अपने दायित्वों को नहीं निभाती है तो ऐसे में उस सरकार को हटाने, बदलने का अधिकार जनता के पास है। फिर हम आते हैं इसके बाद कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में उससे पहले हम शासन के भेद से पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। यह अनुभव किया जाता है कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी बात को लक्ष्य रखते हुए रूसो ने ये ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड के लिए चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, वरन वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे, अर्थात अंतिम रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता द्वारा ही किया जाए। हर्नशा के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की वह विधि नहीं है, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की विधि है। मतलब अगर हम देखें कि राज्य के रूप में अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो लोकतंत्र एक प्रकार की विधि नहीं है, बल्कि सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और उसको अपदस्थ करने की एक विधि है। फिर हम आते हैं लोकतंत्र के शासन के भेद। साधारणतः लोकतांत्रिक शासन में दो भेद माने जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। इसे हम इनडायरेक्ट भी कहेंगे, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब प्रभु सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से
शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में जो ग्रीक नगर राज्य थे, भारत में जैसे वज्जी संघ था, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन यानी आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उरी, अंटकवाल्डन और ग्लारस, ये ऐसे 5 कैंटन हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव हो सकती है। वर्तमान समय में विशाल राष्ट्रीय राज्यों में भी इसे अपनाना संभव नहीं है। मतलब जो देश बड़े हैं वहाँ हर व्यक्ति के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, पूरे देश के शासन के एक व्यक्ति को चुनना थोड़ा मुश्किल है। फिर दूसरा प्रकार है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो इसे प्रतिनिधियात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि जो जनता है वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हो रही है, वह अपने कुछ लोगों को चुन रही है और वो लोग फिर आगे जाकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन हो जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। तो जो भी सरकार या राज्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि फिर आगे जाके अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये प्रत्यक्ष